तो समय हमारे पास कम रहता है, और समय यहाँ तक कम रहता है कि मार्च में, अगला महीना मार्च ही है, मार्च में आपके परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे, लास्ट मार्च में। 15 भी नहीं मिलता, मुझे लगता है लास्ट मार्च में अगर परीक्षा फॉर्म आ गए तो मार्च के अंत तक वो कंप्लीट करा लेंगे उसको। और अगर डेट बढ़ा दी एक बार उन्होंने तो क्या करेंगे, वो 7-8 अप्रैल तक रख देंगे कि 7-8 अप्रैल तक अंतिम तिथि परीक्षा फॉर्म भरने की। दूसरी चीज पता क्या होनी है, ये होनी है कि परीक्षाएं आपकी अप्रैल में शुरू हो जाएंगी। अब पिछली बार तो 30 अप्रैल को पहला पेपर था, हो सकता है कि 25 अप्रैल को पहला पेपर रख दे, हो सकता है 1 मई को रख दे। कुल मिला के आपको अप्रैल तक का समय ही मिलने वाला है। और ये जो सेमेस्टर होता है, इवेंट सेमेस्टर, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, ये होता है ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव। 21 तारीख को जो पेपर दिया था ओएमआर सीट पे, वैसा ही। कैसा? आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी, आपको एक पेपर दिया जाएगा, 8-10 पेज का होता है, ज्यादा का भी होता है ना। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कितने जितने आपके 21 तारीख को आए थे को करिकुलर वाले पेपर में 100 प्रश्न होंगे, और आपको 100 में से 75 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई 25 प्रश्न छोड़ देने हैं, कोई 25 प्रश्न जो आपको ना आते हो। कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, उसमें धोखे से 100 के 100 कर देते हैं, पता नहीं होता। अच्छा, पेपर में तो लिखा होता है ना ऊपर, निम्नलिखित में से इन्हीं 75 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं, तो 75 के ही देने, कोई छोड़ देने, 25 कोई भी छोड़ देने जो ना आते हो, आपकी मर्जी। बच्चे पूरे कर देते हैं 100 प्रश्न, तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर क्या करता है कि शुरुआत के जो 75 प्रश्न होते हैं वही चेक करता है, लास्ट के भले ही तुम्हारे सही हो सारे प्रश्न, चेक नहीं होंगे। इतना ध्यान रखने वाला है। चल रहा है ना? ठीक है, रुके तो बता देना। तो हम लोग अब पहुंच गए सेकेंड सेमेस्टर में। खुशी की बात यह है कि एक पायदान प्राप्त कर लिया हमने। कामना है कि रिजल्ट सबके अच्छे ही आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये थोड़ा सा चुनौती भरा भी हो सकता है सेमेस्टर, क्योंकि इसमें हमें कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करने हैं, फैक्ट पढ़ने हैं। फैक्ट ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर इस बात का गम है, हम सारे नोट्स बनवा देंगे। लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा सजग रहना है। इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इतिहास को पढ़ा और भूल गए, छुट्टियों में भी पढ़ा करो। पढ़ना चाहिए था जो अभी समय निकाल रहे हो तुम लोग, लेकिन नहीं पढ़ा होगा। अभी जो लिखवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, वो इतने महत्वपूर्ण नोट्स हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना नहीं है हमें। नोट्स हमारे पास होने चाहिए, प्रॉपर ऐसे नोट्स होने चाहिए जो 30 पेज तक एक पेपर के आ जाए, 31वां पेज पे ना जाए मेरा नोट्स। नोट्स ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। नोट्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट और कम कम लिखें। कम में अधिक जानकारी जो प्राप्त होती है वही अच्छे नोट्स होते हैं, तो हम वही करने वाले हैं। हम कम लिखेंगे, लेकिन ऐसा लिखेंगे जहां से परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे पास हैं, आपको सामग्री मिल जाएगी। आप बस, आपको क्या करना है? लिखना है और पढ़ना। समय कम है, समय कम है तो पढ़ना बहुत जरूरी, मेहनत बहुत जरूरी है आपको करनी। ठीक है, घूमना नहीं है इधर उधर। कॉलेज में आकर के आप घूमना शुरू कर देते हो, जैसे तुम ऊपर क्या लेने गई थी आज, और तुम्हें पता है जबकि कौशल विकास बंद चल रहा है। कॉलेज में कहीं नहीं घूमना है, क्लासरूम। आपकी यात्रा कहां से हो? घर से क्लासरूम, क्लासरूम से घर। यात्रा में इधर कुछ भी नहीं जोड़ना। अभी पढ़ने का समय है, घूमने का नहीं, समय खराब करने का नहीं। तो हम सिलेबस पे आए और जान लेते हैं कि क्या हो सकता है हमारा सिलेबस। थोड़ा सा संदेह है इस बात का, विश्वविद्यालय ने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है।
ठीक है। अब वो बदलाव क्या इस सेमेस्टर में लागू होगा या नहीं, थोड़ा सा संदेह है। मैंने विश्वविद्यालय बात की है, मुझे कल सूचना मिल जाएगी कि सिलेबस में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे एक पेपर तो पता है, वो तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, जो सिलेबस आया है विश्वविद्यालय से उसमें 2 पेपर होने हैं इतिहास के। मेजर में है ना इतिहास, तुम्हारे पास मेजर में है माइनर में? माइनर है तो तुम्हारा तो भैया अलग ही है, तुम्हारा सिलेबस ही अलग है मेजर वाला माइनर वालों का। मैं बता दूंगा कौन सा रहेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं बता दूंगा कौन सा पेपर होगा। लेकिन उसमें तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है विश्वविद्यालय ने बदल दिया है, चूंकि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, अब बदल दिया है। अब ये रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसलिए हम पहले पेपर पर बात नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में यानी कल हम बता देंगे आपको कि पहला पेपर तुम्हारा कौन सा होने वाला है। हम बात कर लेते हैं दूसरा पेपर कौन सा होगा, ठीक है, और उसका सिलेबस लिख लेते हैं। जो पढ़ना है महत्वपूर्ण है। पेपर का नाम लिखेंगे पहले और उसके बाद हम सिलेबस लिखेंगे। तो हम दूसरे पेपर की बात करने जा रहे हैं, पहला हमने पेंडिंग में छोड़ दिया, हम कल बताएंगे। मैंने बात की विश्वविद्यालय से, क्या सर यही रहने वाला है या पुराना वाला रहेगा? पुराना वाला रहेगा तो मेरे पास सब चीजें हैं, नया रहेगा तो उसके लिए हम तैयारी कर लेंगे। पेपर का नाम है, जो दूसरा पेपर रहेगा दूसरे सेमेस्टर में, दूसरा पेपर, ठीक है, और ये आपका शायद नहीं रहेगा, ठीक है। इतना तो पता है कि ये वाला पेपर जो है माइनर वालों का नहीं होगा, माइनर वालों का वो होगा जो हम कल बताएंगे सिलेबस में। पेपर का नाम है, लिखिए, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। अब ब्रैकेट में टाइम लिख लेना है इसका, टाइम ब्रैकेट में, ठीक है, कब से कब तक? 187 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक, ये हमें पढ़ना है सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे कल, ठीक है। अब इसमें 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट मतलब इकाई 1, इकाई 1 लिखिए, और हम लोग वहीं 3-3 दिन का कॉन्सेप्ट रखेंगे, 3 दिन इतिहास, 3 दिन पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको बता भी दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है कि एक पेपर में पूरा करा दूं, एक पेपर पूरा ना हो पाए पहले की तरह, ठीक है। तो अपनी तैयारी रख लीजिएगा, उसके लिए व्यवस्था बना लीजिएगा। तो इकाई 1 में पहला चैप्टर है, देखिए, शुंग राजवंश। शुंग राजवंश, शुंग राजवंश। शुंग राजवंश के बारे में पता तो है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या की थी 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने, और उसी ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसको इतिहास में शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। उसका पहला राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ये हम पढ़ेंगे, और ये पहला राजवंश यही है, शुंग राजवंश, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा कण्व, कण्व राजवंश, ठीक है, एक शुंग वंश के बाद ये आता है। तीसरा लिखिए, सातवाहन राजवंश, सातवाहन राजवंश, ठीक है। चौथा लिखिए, सातवाहनों की सफलताएं, सातवाहनों की सफलताएं। तो ये चीजें क्लियर हो रही ना, सातवाहनों की सफलताएं। और बहुत ही मजेदार ये कॉन्सेप्ट होने वाला है इतिहास में, जहां पे हमने सेकंड पेपर छोड़ा, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मजेदार होने वाला है। ये हो गई आपकी पहली इकाई, यूनिट 1, ठीक है। उसमें 4 चैप्टर हैं, ये शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और सातवाहनों की सफलताएं क्या कह रही हैं, उपलब्धियां, ठीक है, या सफल।
ये चीज दूसरा यूनिट है, दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई। इसमें पहला चैप्टर, ठीक है, लिखिए पहले चैप्टर में लिखिए कलिंग, कलिंग का, कलिंग का महामेघ वाहन, कलिंग का महामेघ वाहन, पहला चैप्टर है, ठीक है। कलिंग का महामेघ वाहन, कलिंग एक राज्य है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। अशोक पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, सॉरी 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था अशोक का कलिंग के साथ। उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। उसके बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, कोई भी विजय अभियान नहीं किया। पता क्यों? क्योंकि उस युद्ध से अशोक को यह पता चला कि किस प्रकार से युद्ध में नरसंहार हुआ है, खून की धाराएं बही हैं, लोग मारे गए हैं। इसको कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाना। युद्ध में जो घटनाएं थी, जो वहां पर हृदय विदारक घटना हुई युद्ध की, उससे अशोक जो था उसके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार के युद्ध नहीं होंगे, ना ही कोई मारा जाएगा। वो कलिंग, वही कलिंग ये है जिसको हम सेकंड पेपर में पढ़ने वाले हैं। कलिंग का महामेघ वाहन राजा एक रहा है, उसके बाद खारवेल वहां का राजा रहा है, ठीक है। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है, दूसरा है दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति, दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति, ठीक है। उस समय दक्षिण भारत के जो भी शासक रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तीसरा चैप्टर है हिंद यवन, ठीक है। ये हिंद बिन राजवंश को पढ़ेंगे, मिनांडर, जिसके बारे में सुना भी होगा। चौथा चैप्टर है हिंद सीथियन, सीथियन और हिंद पार्थियन वंश, हिंद सीथियन और हिंद पार्थियन वंश। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट, दूसरी यूनिट में ये चार आज पढ़ना। इकाई तीसरी जो है, इकाई तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पेपर की, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें जो पहला चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर का नाम है जो पढ़ेंगे कुषाणों की उत्पत्ति, कुषाणों की उत्पत्ति, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे कुषाण राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनका समय क्या है, उत्पत्ति का समय क्या है, तिथि क्या है ना। इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुई, विद्वानों में मतभेद हैं कि कुषाण राजवंश किस समय अस्तित्व में आए, है ना। ये दूसरा चैप्टर है प्रारंभिक कुषाण शासक, प्रारंभिक कुषाण शासक, प्रारंभिक कुषाण शासक, प्रारंभ से वासुदेव प्रथम तक। ये थोड़ा डेस्क लगा के लिखना, प्रारंभिक कुषाण शासक, फिर डेस्क लगाओ, उसके बाद ये लिखो प्रारंभ से वासुदेव प्रथम तक, वासुदेव प्रथम तक।
इसमें जितने महत्वपूर्ण शासक हैं हम सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है, तीसरा है कुषाण शक्ति का पतन। कुषाण शक्ति का पतन, कुषाण शक्ति का पतन। देखिए, कुषाण शासकों की उपलब्धियां, ये अंतिम है कुषाण राजवंश का, कुषाण शासकों की उपलब्धियां, कुषाण शासकों की उपलब्धियां। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। मैं इस तरीके के नोट्स बता दूंगा ना कि बस जाओ पढ़ो, मलाई निकाल के रख दूंगा, बस घी निकालना है उसमें से, गर्म करो, घी निकल आएगा बाहर, ठीक है। सब कुछ आसान आसान मिलेगा आपको, कुछ कठिन नहीं है, बस देखते जाओ। ये तो सिलेबस नोट करा रहे हैं, लग रहा होगा सिलेबस बहुत भारी है, भारी को मैं आसान बना दूंगा, यही है कला। इतना आसान हो जाएगा कि आपको ये जो सर पे बोझ लग रहा होगा ना, ये सब उतर जाएगा कि अरे ये तो हलवा है, बस पढ़ना ही है, ठीक है। सब कुछ तैयार है, हमारा नोट्स वगैरह सब बने बनाए हैं, रखे हैं। हम ये भी चाहते तो आपको कॉपी दे दें कि चलो जाओ उतार लो जाके नोट्स, नहीं, आपको समझाने भी हैं, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फैक्ट समझ में आएंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, तभी इतिहास सीखेंगे, है ना। रट्टा थोड़ा लगाना है हमें, जो नोट्स है ना रटने नहीं है, रटने का काम बच्चों का होता है, हमको समझने हैं। हम समझते जाएंगे कॉन्सेप्ट को और फैक्ट लिखते जाएंगे, क्वेश्चन फैक्ट से ही पूछेगा, ठीक है। पिछली बार बच्चों का बड़ा भला हो गया, सारे बताए वैसे ही, जैसे आगे सब वैसा ही होने वाला है। तो ये कुषाणों की सफलताएं या उनकी उपलब्धियां, ये अंतिम है। चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट लिख लो, चौथी यूनिट है। इसमें पहला चैप्टर, इसमें 6 चैप्टर है, चौथी यूनिट बड़ी है थोड़ी सी। पहला चैप्टर है गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश, ठीक है। इसमें डैश लगा के लिखिएगा, गुप्त राजवंश में प्रारंभिक राजा और चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम, प्रारंभिक राजा और चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में दो चीजें, प्रारंभिक राजा, पहले तो हम पढ़ लेंगे गुप्त राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीजें एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके जो प्रारंभ के राजा हुए हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम तक, ये पहले चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर लिखिए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तीसरा चैप्टर लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा चैप्टर कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। अगला है पांचवा स्कंदगुप्त और उसकी उपलब्धियां, स्कंदगुप्त और उसकी उपलब्धियां। छठा चैप्टर है, अंतिम है, पूरे पेपर का अंतिम चैप्टर है गुप्त राजवंश के पतन के कारण, गुप्त राजवंश के पतन के कारण। तो ये जो है हमारा आज का सिलेबस है सेकेंड पेपर का। अब फर्स्ट पेपर का थोड़ा संदेह में है, मैं उसको जो है कल आप लोगों को फर्स्ट पेपर का सिलेबस लिखवा दूंगा। दरअसल उसमें जो पहले पिछले साल पेपर था वो हिस्टोरियोग्राफी का था। हिस्टोरियोग्राफी समझते हो? हिस्टोरियोग्राफी में क्या आता है कि इतिहास लेखन आ जाता है उसमें पूरा। उसमें हम कौटिल्य को पढ़ते, वेनशॉन को पढ़ते, ठीक है, कल्हड़ था, रॉबर्ट ब्रूस फुट था, सर जॉन मार्शल थे, एस डी संकालिया थे,
इन सभी के बारे में पढ़ना था, जो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक समय तक। अलबरूनी भी था सिलेबस में। मैं पता करना यह है कि जो सिलेबस बदला है, अब उन्होंने पेपर चेंज करके यहाँ पे एक नया पेपर डाल दिया है। पेपर का नाम है रिलीजियस सिस्टम ऑफ एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत की धार्मिक स्थिति। अगर यही रखा, क्योंकि ये इस साल चेंज किया गया है, हो सकता है कि ये इस साल में लागू ना हो, जो अगले साल नए बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में जाएं, सेकंड सेमेस्टर में जाएं, उनके लिए हो। अगर ये उनके लिए है तो तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन। जो मैं बता रहा हूं वो बहुत आसान है, सारी चीजें एकदम घी की तरह, बस नोट करो, पढ़ते रहो। अगर ये हो गया तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन कुछ भी टिपिकल नहीं है। मैं सारी चीजों को, कठिन चीजों को आसान बनाने का यही काम होता है शिक्षक का। तुम्हारे लिए सारी चीजें एकदम, तुम मंदिर में बसे, हमें इतिहास का ज्ञान हो, ये चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मैं कल क्लियर करता हूं क्या पढ़ना है, हमें वही पढ़ना यही है। हालांकि मैं जो कोई भी पेपर पढ़ा जाए, लेकिन पहला जो पेपर हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे जो आज हमने लिखा है। ये सेकंड वाला पेपर हम पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पेपर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? बस जो है आते रहो। मेरा काम बीच बीच में ये भी हो सकता है कि मैं क्लास किसी दिन ना लूं, ठीक है? मेरी व्यस्तता तुम लोग जानते हो, लेकिन तरीका पढ़ाने का वही रहेगा। 3 दिन प्राचीन भारतीय इतिहास और 3 दिन राजनीति विज्ञान, ठीक है? कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को कवर कराने की। इसके लिए एक रजिस्टर ले लो, अच्छा ले लो, रफ नहीं। नोट्स अच्छे रजिस्टर पे बनाओ, भले ही तुम यहाँ रफ करके फिर फेयर करो जाके, वो एक अलग बात है, लेकिन रजिस्टर एक अच्छा हो और ज्यादा भारी ना हो। मैंने बोला 25-30 पेज में पूरा पेपर खत्म करवा देंगे। नोट्स स्मार्ट होने चाहिए, पढ़ेंगे ज्यादा, नोट्स में कम। और जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो मुझे अपने आप ही ध्यान आ जाएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कम पढ़ के ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, यही एक वैज्ञानिक तरीका होता है पढ़ाई का, ठीक है? कल जो है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज के लिए हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है?